गुरुदेव, ऋग्वेद के बाद के भागों के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। वत्स, पुरातात्विक अनुसंधान के फलस्वरूप वर्तमान काल में मानव के प्राचीन इतिहास का एक नया आयाम खोजा गया है। उससे पूरी तरह से न सही पर प्रागैतिहासिक युग का मोटे तौर पर एक इतिहास तैयार किया जा सकता है। उसका आधार है टीलों की खुदाई करके प्राचीन काल की बस्तियों से आदिम मानव के जो सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के टुकड़े, कंकाल और उनके साथ दफनाई गई अन्य वस्तुएं। आदि मानव अक्सर सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। वहां उसके द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों के प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता गया, वैसे वैसे औजारों की भी उन्नति होती गई। पत्थर के टुकड़े और अधिक सुंदर व चिकने हो गए। बाद के समय में तांबे या कांस्य, ब्रॉन्ज के हथियारों का आविर्भाव हुआ और भी बाद में खेती का आविष्कार हुआ, घोड़ा गाड़ी आई। यहां तक कि गिनती की पद्धति और लिपि का भी आविष्कार हुआ। वैदिक युग के लोग भारत में बाहर से आए थे और वे भी प्रागैतिहासिक युग के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक उच्च स्तरीय नगरीय सभ्यता के अस्तित्व का पुरातात्विक प्रमाण मिला है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह सभ्यता प्रागैतिहासिक मिस्री और यूफ्रेटिस फरात घाटी की सुमेरियन संस्कृति के समकालीन थी। इसलिए यह वैदिक युग से पहले ही भारत में ससम्मान स्थापित हो चुकी थी। इन नई खोजों के साथ संगति बिठाते हुए ही वैदिक आर्यों के भारत में आगमन और ऋग्वेद के काल का निर्धारण करना उचित होगा। प्रागैतिहासिक युग को पुरातत्वविद 3 अध्यायों में बांटते हैं। पहला अध्याय है प्राचीन प्रस्तर युग। तब मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था। उसकी जीविका थी भोजन संग्रह करना। भोजन का उत्पादन करना तब तक उसने नहीं सीखा था। उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य हथियार था भोथरे पत्थर का टुकड़ा। उसके बाद दूसरे चरण में एक क्रांति के माध्यम से बदलाव आया। तब मनुष्य ने भोजन का उत्पादन करना सीखा। पशुपालन और कृषि उसकी जीविका का आधार बन गए। फलस्वरूप जीवन की शैली पूरी तरह बदल गई। उसके बाद एक और क्रांति आई। तब मनुष्य धातु के उपयोग से परिचित हो गया। उसने पंचांग का आविष्कार किया और उसे लिपि का ज्ञान हो गया। तब उसने नगर आधारित संस्कृति का निर्माण किया। हम इन तीनों अध्यायों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग के मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था। वे पत्थर के फलक को औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। जानवर की हड्डियों का भी औजार के रूप में प्रयोग करते थे। उनकी जीविका का आधार भोजन संग्रह करना था, क्योंकि तब तक उन्होंने भोजन का उत्पादन करना नहीं सीखा था। अर्थात वे पशु, पक्षी, मछली आदि का शिकार करते थे और फल मूल इकट्ठा करते थे। इसी तरह से उनके शरीर के पोषण की व्यवस्था होती थी। वे जमीन खोदकर कंद मूल और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि वे पशुओं की खाल से कपड़े बनाते थे। इस युग के प्रमाण के रूप में पेकिंग के पास स्थित चूकू तिएन की एक गुफा में कुछ तथ्य मिले हैं। वहां उस युग के मनुष्यों के कुछ कंकाल, अब विलुप्त हो चुके जानवरों के कंकाल, जली हुई हड्डियां और भोथरे पत्थर के फलक पाए गए हैं। इनकी खोपड़ी की हड्डी आधुनिक मनुष्य की तुलना में काफी मोटी थी और भौहों के ऊपर उभरी हुई थी। इससे लगता है कि उस समय के मनुष्य का शारीरिक विकास क्रम अभी भी जारी था। वे गुफाओं में रहते थे और मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर होकर जीवन यापन करते थे। जली हुई हड्डियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आग का उपयोग जानते थे। इसके बाद लगभग 2 लाख वर्षों के बाद हमें एक नई संस्कृति के संकेत मिलते हैं। आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग के आगमन से पूर्व यूरोप में एक प्रकार के मनुष्यों का आविर्भाव हुआ जिन्हें मुस्टेरियन कहा जाता था। अत्यधिक ठंडे वातावरण के कारण वे सामान्यतः गुफाओं में रहते थे। उनकी शारीरिक बनावट वर्तमान मनुष्य से कुछ भिन्न थी। उनकी भी खोपड़ी की हड्डी उभरी हुई थी। वे अपने सिर को बिल्कुल सीधा नहीं रख पाते थे और पैर घसीट कर चलते थे। उन्हें निएंडरथल मानव कहा जाता है। वे अब लुप्त हो चुके हैं। वे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। जाल बिछाकर वे इन बड़े शिकारों को पकड़ते थे। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भाषा का उपयोग जानते थे, क्योंकि इस प्रकार का शिकार करने के लिए
कई मनुष्यों का एक साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। कई हजार वर्षों के बाद यूरोप की जलवायु में कुछ सुधार हुआ। तब हम देखते हैं कि निएंडरथल मानव वहां से विलुप्त हो चुके थे। उनके स्थान पर जिस मानव का उदय हुआ वो कद काठी और रूप रंग में आधुनिक मनुष्य जैसा ही दिखता था। इस प्रकार के मानव का उसी समय उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी प्रादुर्भाव हुआ था। वे जिस संस्कृति के वाहक थे उसे उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पर्यावरण, प्रकृति के साथ संघर्ष करने के लिए उन्होंने औजारों के रूप में कई नए यंत्रों या हथियारों का आविष्कार किया था। केवल पत्थर ही नहीं, बल्कि वे हाथी के दांत और हड्डियों से भी औजार बनाते थे। उन्होंने धनुष का आविष्कार किया था और भाला फेंकने के लिए भी एक विशेष प्रकार के यंत्र का विकास किया था।